रात का समय था। शुभम काफी देर से कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। शुभम ने कॉल रिसीव कर ली। अब क्या हुआ दिशा? जब भी तुम्हें फोन करती हूँ तुम बस यही कह देते हो कि बस घर पहुँचने वाला हूँ। दिशा, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था, इसीलिए थोड़ा टाइम और लग गया। वैसे तुम हो कहाँ पर? मैं इस वक्त कुर्ला रोड पर हूँ। तुम भूखे सुबह से कार ड्राइव कर रहे हो। ऐसा करो किसी होटल में जाकर कुछ खा लो पहले। इतना कहकर फोन कट गया। तभी शुभम की नजर एक होटल पर पड़ी। शुभम गाड़ी रोककर बाहर निकलकर बोला, दिशा सही कह रही थी, भूख तो मुझे बहुत तेज लगी है, पहले कुछ खा लिया जाए। शुभम उस होटल के अंदर चला गया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी एक वेटर वहाँ पर आकर बोला, सर, अगर आप इस टेबल पर ना बैठकर उस टेबल पर बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों भाई, इस टेबल पर कांटे जड़े हैं क्या? ओके सर, वैसे क्या लेंगे आप? 1 प्लेट बिरयानी ले आओ। वेटर शुभम का ऑर्डर लेकर चला गया, मगर शुभम ने देखा कि एक दूसरा वेटर उसे खड़ा हुआ बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। अचानक उस वेटर की आंखें चमकने लगी और देखते ही देखते अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? हर तरफ अंधेरा कैसे छा गया? उस वेटर ने अपने हाथों से अपनी गर्दन अपने धड़ से अलग कर दी। ये देखकर शुभम की चीख निकल गई और एक तेज झटके से अपने आप शुभम की गर्दन उसके धड़ से अलग होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर वरुण वहाँ मौजूद सभी लोगों से गुस्से से बोल रहा था, एक इंसान की गर्दन काट दी जाती है और सब यही बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं देखा। इस होटल का मालिक कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ। क्या तुमने भी हत्यारे को नहीं देखा? नहीं। ठीक है, जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम और तुम्हारा कोई भी स्टाफ इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, कल तुम सभी लोगों को थाने आना होगा। शुभम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन होटल का मालिक अपने स्टाफ सहित वहाँ पर आ गया। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो। वहाँ पर और भी बहुत सारे कस्टमर मौजूद थे सर। आपने सभी से पूछताछ की, उन सब ने भी कुछ नहीं देखा। फिर आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? तभी इंस्पेक्टर की नजर स्टाफ में खड़े हुए एक वेटर पर पड़ी, जो कि काफी डरा हुआ था। इंस्पेक्टर उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ न कुछ जानते हो। वेटर इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, साहब, उसकी हत्या किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि एक भूत ने की है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद देखा है कि रात के 8 बजे के बाद जो भी उस टेबल पर बैठता है वो डर से भाग जाता है और फिर कभी होटल वापस नहीं आता। इससे पहले भी उस टेबल पर क्या कोई ऐसी वारदात हुई है? नहीं, ऐसी वारदात तो पहली बार हुई है, लेकिन उस टेबल पर कुछ तो अजीब है। आज रात मैं तुम्हारा ये वहम भी दूर कर दूंगा। मतलब? मैं 8 बजे के बाद आज रात उसी टेबल पर डिनर करूंगा। इंस्पेक्टर वरुण शुभम के घर चला गया। शुभम की पत्नी दिशा और बेटी प्रीति का रो रो कर बुरा हाल था। इंस्पेक्टर वरुण उनकी ओर देखकर बोला, वैसे मुझे इस समय आप लोगों से इस तरह के सवाल तो नहीं करने चाहिए, पर क्या शुभम की किसी से दुश्मनी थी? उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। तभी वहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति क्रोधित अवस्था में बोला, हमसे पूछताछ करने की बजाय आप हत्यारे को तलाश क्यों नहीं करते? तुम कौन हो? मेरा नाम निरंजन है, मैं दिशा का भाई हूँ। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ बैठा हुआ एक और व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, और मेरा नाम राजन है,
मैं दिशा का सबसे छोटा भाई हूँ। हम दोनों प्रीति के मामा हैं। अगर आप हत्यारे की तलाश नहीं कर सकते तो हम स्वयं उसकी तलाश करेंगे। देखिए, आप भी अपने तरीके से हत्यारे की तलाश कीजिए, मगर जोश या तैश में आकर कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। इंस्पेक्टर वरुण वहां से चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात के 8 बजे के बाद इंस्पेक्टर वरुण उसी होटल में जाकर उसी टेबल पर बैठ गया। तब वही वेटर इंस्पेक्टर वरुण के पास आकर बोला, सर, एक बार और सोच लीजिए। सोच लिया है, जाओ, जाकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। वेटर वहां से चला गया, मगर अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा गया और इंस्पेक्टर वरुण के गले से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उनकी गर्दन कटकर वहीं गिर पड़ी। टीवी पर ये न्यूज देखकर प्रीति के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत अपने बड़े मामा निरंजन को फोन लगाया। हेलो मामा जी, क्या आपने न्यूज सुनी? हाँ प्रीति, आज सुबह जो इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए आया था वो भी उसी टेबल पर मारा गया। अब मुझे बहुत डर लग रहा है मामा जी। तुम डरो नहीं प्रीति, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, इस बारे में अपनी माँ यानी मेरी बहन दिशा को कुछ मत बताना। तुम घर आ जाओ। प्रीति तुरंत अपने घर से बाहर निकल गई और कार ड्राइव करने लगी, मगर एक सुनसान रास्ते पर उसकी कार अचानक खराब हो गई। इस कार को अचानक क्या हो गया? प्रीति कार से बाहर निकली ही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कहो तो मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूं। उस आवाज को सुनकर प्रीति के रोंगटे खड़े हो गए। प्रीति उस आवाज को पहचानती थी। प्रीति ने जैसे ही देखा तो खून उसके शरीर में जम गया। उसके सामने एक सिर कटा व्यक्ति वो वेटर के कपड़े पहने हुए खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। जब तक तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक असंभव था। अब जब तुमने मुझे अपनी आंखों से देख लिया है तो अब सब संभव है। इतना बोलकर उस वेटर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई गर्दन अपने धड़ में जोड़ दी। उसका भयानक चेहरा देखकर प्रीति अंदर तक कांप गई, मगर उसके अगले ही पल प्रीति का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। शाम तक प्रीति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिशा का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई है? कल मेरे पति की बेदर्दी से हत्या हो गई और आज मेरी बेटी की। निरंजन अपनी बहन दिशा से बोला, आखिर दिशा उस सुनसान इलाके में करने क्या गई थी? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे बस तुमसे बात करते हुए सुना था। मुझसे? क्या मतलब? हाँ, फोन, वो मामा जी कहकर बात कर रही थी। लेकिन मैंने तो कोई फोन ही नहीं किया। इतना बोलकर निरंजन ने अपने छोटे भाई राजन को बाहर आने का इशारा किया। क्या हुआ भैया? जब जीजा जी की हत्या हुई तब मैंने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन प्रीति की हत्या भी बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे जीजा जी की हुई थी, और उस इंस्पेक्टर की भी। तुम्हें वो वेटर तो याद है ना, जो हमारी प्रीति से बदतमीजी कर रहा था? हाँ याद है। वो वेटर उसी होटल में काम करता था। अब मुझे सब याद आ रहा है। उसी टेबल पर जीजा जी की गर्दन कटी हुई मिली और उसी टेबल पर इंस्पेक्टर की लाश भी मिली थी, और उसी टेबल पर कुछ महीने पहले हम दोनों प्रीति के साथ बैठे हुए थे। मुझे यकीन है कि ये काम जरूर उस वेटर का है। भैया, वो वेटर तो उसी होटल की बिल्डिंग से गिरकर मर गया था, मगर ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि उस वेटर को धक्का हम दोनों ने ही दिया था, और गिरते समय उसका सर शीशे की खिड़की से टकराया था और अलग हो गया था। निरंजन की बात सुनकर राजन चुप हो गया। राजन डरता हुआ बोला, हमें किसकी मदद लेनी चाहिए? मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ, शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं।
निरंजन राजन के साथ एक साधु के पास चला गया। निरंजन और राजन को देखकर वो साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे ऊपर तो काल का साया मंडरा रहा है। कोई भी बात मुझसे मत छुपाना, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साधु की बात सुनकर निरंजन गहरी सोच में डूबा हुआ कुछ महीने पहले की बात को याद करने लगा। निरंजन, प्रीति और राजन उस होटल के अंदर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। आज मैं फर्स्ट आई हूँ मामा जी, आज तो मुझे स्पेशल ट्रीट ही चाहिए। चिंता क्यों करती हो मेरी स्वीट भांजी, आज तुम्हारा जो मन करे वो खाना। ये शहर का सबसे बेस्ट होटल है और यहाँ तुम्हारी पसंद के सारे खाने मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर आ गया और प्रीति की ओर देखकर चौंकते हुए बोला, अरे आप तो प्रीति मैम है ना? आप वही है ना जिन्होंने कॉलेज में टॉप किया है? मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। और फिर शाम को यहाँ आकर वेटरगिरी करते हो? अपनी औकात में रहो। कॉलेज में पढ़ना और कॉलेज में टॉप करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरी सुंदर भांजी को देखकर उसे लाइन मारने की कोशिश मत करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आया था। और रहा सवाल मेरे वेटर के तौर पर काम करने का, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। जाओ और जाकर हमारा ऑर्डर लेकर आओ और अपनी औकात के मुताबिक काम करो। प्रीति की बात सुनकर उस वेटर को थोड़ा गुस्सा आ गया। आप किसी दूसरे वेटर को बुला लीजिए। नहीं, अब तुम ही हमारे लिए यहाँ खाना सर्व करोगे। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वेटर वहाँ से चला गया। प्रीति क्रोधित होकर अपने दोनों मामा से बोली, वो सबके सामने आपकी भांजी की इंसल्ट करके चला गया और आप दोनों खामोश रहे। चिंता मत करो प्रीति, आज हम तुम्हारा किसी भी बात से दिल नहीं टूटने देंगे। हम उस वेटर को सबक सिखाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी राजन की नजर छत पर पड़ी। राजन निरंजन की ओर देखकर बोला, भैया वो देखो, हमें मना करके वो वेटर वहाँ छत पर खड़ा है। राजन की बात सुनकर निरंजन उठकर खड़ा हो गया और बोला, चलो। कुछ ही देर में निरंजन और राजन होटल की छत पर खड़े थे। वेटर उन दोनों को अचानक देखकर चौंक गया। आप दोनों यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी भांजी की इंसल्ट करने की? अचानक राजन ने उस वेटर को धक्का दे दिया। वो सीधे छत से नीचे गिर गया। ये तुमने क्या किया राजन? भैया मैंने तो उसे गुस्से में धक्का दिया था, मगर मुझे नहीं पता था कि वो नीचे गिर जाएगा। चलो यहाँ से, इससे पहले कि हम दोनों को यहाँ पर कोई देख ले। लेकिन भैया पुलिस मामले की छानबीन करेगी तो हम दोनों एक न एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। चिंता मत करो, इस इलाके का इंचार्ज इंस्पेक्टर वरुण मेरे दोस्त का दोस्त है। इंस्पेक्टर वरुण एक नंबर का रिश्वतखोर है। मैं कुछ पैसे देकर इस फाइल को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा और हम दोनों का चेहरा भी सामने नहीं आएगा। इतना बोलकर निरंजन चुप हो गया, मगर अगले ही पल निरंजन और राजन की चीख निकल गई, क्योंकि उनके सामने कोई साधु नहीं बल्कि वही वेटर बैठा हुआ था और साधु मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। अगले ही पल उन दोनों ने स्वयं को उसी होटल की छत पर पाया। ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ कैसे आ गए? हमें माफ कर दो, हमसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। तभी उस वेटर ने भयानक अंदाज में बोला, झूठ मत बोलो, तुमसे अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि सब तुमने जानबूझकर किया। जिस तरह से मेरी मौत एक रहस्य बन गई, उसी तरह तुम दोनों की मौत भी हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाएगी। अचानक निरंजन और राजन होटल की छत से उड़ते हुए नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते गिरते उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग हो चुकी थी। वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से गायब हो गया। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी।